चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान। अशोक को अशोक महान भी कहा जाता है। वह स्मरणीय मौर्य परिवार का तीसरा राज्य प्रमुख था और पुराने समय में बहुत मजबूत भारतीय उपमहाद्वीप के राजाओं का हिस्सा था। 272 और 232 ईसा पूर्व के बीच उनका सत्ता में रहने का समय भारतीय इतिहास के सबसे समृद्ध युगों में से एक था। अशोक साम्राज्य दक्षिण एशिया, भारत और उससे आगे के अधिकांश हिस्से में बना था और सभी वर्तमान समय से सीख ले रहे हैं। पश्चिम में अफगानिस्तान और फारस के क्षेत्र, पूर्व में असम और बंगाल, साथ ही दक्षिण में मैसूर। बौद्ध साहित्य में अशोक को एक असभ्य और निर्दयी सम्राट के रूप में दर्शाया गया है, जो एक विशिष्ट भयानक युद्ध कलिंग युद्ध का सामना करने के बाद हृदय में क्रांति लाने वाली प्रक्रिया से गुजरा। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने करीब रखा और धार्मिक सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक दयालु राजा निकला जिसने अपनी सभी प्रजा के लिए उदार और न्यायपूर्ण माहौल बनाने के लिए अपना प्रशासन झोंक दिया। राष्ट्र प्रमुख के रूप में उनके दयालु स्वभाव के परिणाम स्वरूप उन्हें देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि से सम्मानित किया गया। अशोक साथ ही उनके शानदार सिद्धांत यह भारतीय इतिहास के सबसे समृद्ध युगों में से एक से संबंधित है और उनके निष्पक्ष दृष्टिकोण के सम्मान के रूप में अशोक स्तंभ को सुशोभित करने वाला धर्म चक्र अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। भारत गणराज्य के प्रतीक को अशोक के सिंह स्तंभ से संशोधित किया गया है। मौर्य के राजा बिंदुसार और उनकी रानी देवी धर्मा के परिवार ने 304 ईसा पूर्व में अशोक को जन्म दिया था। अशोक मौर्य वंश के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। धर्मा वैकल्पिक रूप से जनपद कल्याणी या शुभद्रांगी कहा जाता है। चंपा साम्राज्य के एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी और वहां की राजनीति के परिणाम स्वरूप उसे शाही घराने में काफी निचले पद पर नियुक्त किया गया था। अपनी माता के पद की उच्च योग्यता के कारण अशोक को राजकुमारों में निम्न पद भी प्राप्त हुआ। अशोक का केवल एक जैविक छोटा भाई था जिसका नाम विधाशोका था, लेकिन कई बड़े पालक भाई थे। अपने बचपन के दिनों में अशोक ने हथियार प्रतिभा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महान संभावनाएं दिखाई। अशोक के पिता बिंदुसार ने अपने पुत्र के ज्ञान और कौशल से प्रभावित होकर उसे अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया। यहीं पर उनकी मुलाकात विदिशा की एक बनिया बेटी देवी से हुई। उसने उससे शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। सम्राट अशोक एक महान योद्धा, सेनापति के साथ साथ एक विवेकशील राजनेता के रूप में विकसित हुए। मौर्य की सेना पर उसका अधिकार प्रतिदिन बढ़ने लगा। उनके बड़े पालक भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने कल्पना की कि उन्हें अगला राजा बनने के लिए राजा बिंदुसार की कृपा प्राप्त होगी। राजा बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुशीमा ने बिंदुसार को मना लिया और अशोक को पाटलिपुत्र की राजधानी से दूर तक्षशिला प्रांत भेज दिया। उन्होंने तक्षशिला के नागरिकों के विद्रोह को रोकने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही अशोक तक्षशिला प्रांत में पहुंचा, सैनिकों के दल ने बाएं फैलाकर उनका स्वागत किया
और विद्रोह बिना किसी युद्ध के समाप्त हो गया। अशोक की सटीक जीत ने उसके बड़े पालक को असुरक्षित बना दिया और विशेषकर सुशीमा को। सम्राट अशोक भारत के तीसरे मौर्य वंश के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इसमें दर्शाया गया कि कैसे उन्होंने मगध के अंदर और बाहर के मुद्दों पर काबू पाया और बाद में मगध राज्य के प्रमुख बने। अशोक के कार्यकाल के दौरान वह अशोक की धम्म नीति का सख्ती से पालन करने के कारण सफलतापूर्वक शासन करने में सक्षम थे। यह कानूनों का एक समूह था जिसने 269 ईस्वी के क्रम में हाल के भारत में मौर्य सम्राट और सिंहासन के उत्तराधिकारी अशोक की रणनीति बनाई। अधिकांश इतिहासकार उनकी रणनीतियों के कारण उन्हें पुराने समय के भारत के सर्वोच्च राजाओं में से एक मानते हैं। सार्वजनिक हित उनकी धम्म नीति की बुद्धिजीवियों द्वारा जांच और चर्चा की गई है। 265 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय पाने के लिए अशोक ने शारीरिक हमले के लिए उकसाया और कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण बन गया। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से सत्ता संभाली और विजय प्राप्त की। उनके आदेश पर पूरे प्रांत पर छापा मारा गया, शहरों को तबाह कर दिया गया और लाखों लोगों को सफाया कर दिया गया। कलिंग युद्ध वर्ष अशोक के जीवन का सबसे बुरा क्षण था। विजय के अगले दिन उन्होंने चीजों की स्थिति का सर्वेक्षण किया और नष्ट हुई इमारतों और बिखरे हुए शवों के अलावा कुछ भी नहीं पाया। युद्ध के परिणामों को देखकर इतिहास में पहली बार उसे अपने आदेशों के प्रति असभ्य व्यवहार से त्रस्त महसूस हुआ। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र लौटने पर भी उनकी स्मृति का विनाश की समीक्षा करती रही जो उनकी जीत ने किया था। अधिकांश इतिहासकारों ने अशोक की धम्म नीति को बौद्ध धर्म से जोड़ा, हालांकि वे यह उत्तर देने में असफल रहे कि अशोक धम्म क्या था। अशोक धम्म सामाजिक गतिविधियों और व्यवहार के सामान्यीकृत नियमों से संबंधित है। इसके विपरीत अशोक ने कई सामाजिक नियमों को मिश्रित करने का प्रयास किया जो उसके युग में नवीनतम थे। इसे उस समय विद्यमान अनेक धर्मों के भाग के रूप में कल्पना करके स्पष्ट नहीं किया जा सकता। धम्म को तैयार करने के कारणों और तरीकों के साथ साथ इसके अर्थ की पहचान करने के लिए किसी को उस काल की विशेषताओं को समझना चाहिए जहां वह रहते थे और बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ अन्य ग्रंथों का भी समझना चाहिए जिनके तहत सामाजिक गतिविधियों के नियम स्पष्ट किए गए।